हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का कंप्लीट रिवीजन करने वाले हैं और ये वीडियो CSIR नेट मैथ के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन क्या होती है। अगर मैं इसके नाम की बात करूं तो इसके नाम में क्या आता है, पार्शियल डिफरेंशियल। तो इसका मतलब इसमें किसी ना किसी के पार्शियल डिफरेंशियल एग्जिस्ट करते होंगे और पार्शियल डिफरेंशियल किसके एग्जिस्ट करते हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब सवाल ये आएगा कि डिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे। इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा होता है एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो भी हो सकते हैं या उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं तो इसका एक एग्जाम्पल मैं ये ले लेती हूँ, कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स प्लस कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई इज इक्वल टू जेड। मैं ऐसा कुछ लिख लेती हूँ। तो इसमें क्या बोला है कि पार्शियल डिफरेंशियल एग्जिस्ट करेंगे किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के। तो इसका मतलब यहाँ पर जेड किसका काम करेगा, डिपेंडेंट वेरिएबल का, और एक्स एंड वाई किसके काम करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। एक्स एंड वाई किसका काम करेंगे, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का। मोस्टली केसेज में हम जेड को डिपेंडेंट वेरिएबल लेके चलते हैं और एक्स और वाई को क्या लेके चलते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। आप कुछ भी ले सकते हैं लेकिन ये तो एक नोटेशन है। तो अब हम क्या करेंगे, बार बार तो हम ऐसा नहीं लिखेंगे कि कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। तो हम क्या करते हैं, कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स को तो मान लेते हैं P और कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई को मान लेते हैं हम Q। तो इसकी नोटेशन क्या बन जाती है हमारे पास, P प्लस Q इज इक्वल टू जेड। ये हमारे पास क्या बन जाती है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है जिसके जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है वो तो है एक्स एंड वाई और जिसका डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, जेड। तो यही होते हैं हमारे पास पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल एग्जिस्ट करते हैं किसके, डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल हमेशा होता है एक और इंडिपेंडेंट वेरिएबल दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो ये एक एग्जांपल है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। और ये जेड हमारे पास क्या है, जेड हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और एक्स एंड वाई क्या है हमारे पास, वो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये हमारे पास क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब हमने देखा कि एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में जो डिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो तो होता है एक और जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो दो या दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो जो फर्स्ट ऑर्डर की पीडी होती है उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे। और जहां पर ये P एंड Q हमारे पास क्या होते हैं, P हमारे पास होता है कर्ल जेड अपॉन कर्ल एक्स और Q हमारे पास क्या होता है, कर्ल जेड अपॉन कर्ल वाई। और S अगर हमारे पास 0 के इक्वल हो जाता है तो बन जाती है हमारे पास होमोजीनियस PDE और S अगर नॉन जीरो हो जाता है तो बन जाती है हमारे पास नॉन होमोजीनियस PDE। और जो फर्स्ट ऑर्डर की जो पीडी होती है इसके चार तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास कौन सी पीडी आती है, वो होती है लीनियर पीडीई। सेकंड होती है हमारे पास सेमी लीनियर पीडीई और थर्ड होती है हमारे पास क्वासी लीनियर पीडीई और फोर्थ होती है हमारे पास नॉन लीनियर पीडीई। लीनियर में क्या होता है, अगर मेरी इक्वेशन P Q Z तीनों के अंदर लीनियर मिल जाती है तो ऐसी इक्वेशन को मैं क्या कहती हूँ, लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कहती हूँ। इसका एक एग्जांपल लिख लेते हैं। इसका एक एग्जांपल क्या हो सकता है, P प्लस Q इज इक्वल टू Z, जहाँ पर P का ऑर्डर भी 1 है, Q का ऑर्डर भी 1 है और Z का ऑर्डर भी 1 है। तो इसका मतलब कैसी है, ये लीनियर पीडीई है। सेमी लीनियर पीडीई का क्या मतलब है कि P Q के अंदर तो लीनियर हो और Z का मुझे पता नहीं है, Z के अंदर लीनियर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। तो इसका एक एग्जांपल ऐसा हो सकता है, P प्लस Q इज इक्वल टू Z स्क्वायर। ऐसा भी हो सकता है, Z के अंदर मुझे नहीं पता वो लीनियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। और इसका एग्जांपल ये भी हो सकता है क्योंकि P एंड Q के अंदर लीनियर होना चाहिए, बस Z के अंदर लीनियर हो चाहे ना हो। तीसरी होती है हमारे पास क्वासी लीनियर पीडी, जो बस P एंड Q में कैसी होती है, हमारे पास लीनियर होती है। Z के ऊपर कोई कंडीशन नहीं दी गई है इसमें भी। तो इसका एग्जाम्पल भी हम सेम ही ले सकते हैं। और नॉन लीनियर पीडी कौन सी होती है, जो ना तो लीनियर हो, ना सेमी लीनियर हो, ना क्वासी लीनियर हो। ऐसी पीडी को हम क्या बोलते हैं, नॉन लीनियर पीडी बोलते हैं। इसका एग्जांपल हो सकता है P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास किसका एग्जांपल है, नॉन लीनियर पीडी का एग्जांपल है। अब हम बात करेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर पीडी की फॉर्मेशन कैसे कैसे की जा सकती है। तो सबसे पहले हम इसकी फॉर्मेशन कर सकते हैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ
आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो अगर हमारे पास कोई भी पीडी दी जाती है जो इस फॉर्म की हो, जहां पर ए एंड बी कैसे हैं, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, एक्स एंड वाई क्या हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और जेड क्या हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है। तो अगर मैं इससे फर्स्ट ऑर्डर की पीडी बनाना चाहती हूँ तो क्या करूंगी, गिवन इक्वेशन को x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दूंगी। अगर x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दूंगी तो हमारे पास क्या मिलेगा, एक्स वाई और z का जब x के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करेंगे तो क्या मिलेगा, कर्ल z अपॉन कर्ल x, जो हमने क्या माना है, p माना है। तो यहाँ पर ये इक्वेशन आ जाती है। और फिर क्या करूंगी, एक बार मैं इसका y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव कर दूंगी। y के विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव करूंगी तो हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशन मिलेगी। अब मैं क्या करूंगी, इन तीनों इक्वेशन से ये a एंड b क्या कर दूंगी, रिमूव कर दूंगी और मेरे पास क्या बन जाएगी, एक फर्स्ट ऑर्डर की पीडी मिल जाएगी। जब भी मैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट से कोई फर्स्ट ऑर्डर की पीडी बनाती हूँ तो वो क्वासी लीनियर भी हो सकती है और वो नॉन लीनियर भी हो सकती है। और इसके भी तीन केसेज बनते हैं आगे। अगर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बराबर हो जाते हैं तो हमें मिलती है यूनिक पीडीई। और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर लेस होते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो हमें मिलती हैं एक से ज्यादा पीडीई। और नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट अगर ज्यादा हो जाते हैं नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से तो हमें क्या मिलती है, एक हायर ऑर्डर की पीडीई मिलती है। मतलब उसका ऑर्डर 1 नहीं होगा, 1 से ज्यादा ऑर्डर हो सकता है उसका, क्योंकि हमने पहले ही बताया था कि जब भी हम इस मेथड को अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, क्वासी लीनियर पीडी भी मिल सकती है और नॉन लीनियर पीडी भी मिल सकती है। तो नॉन लीनियर पीडी किस केस में मिलेगी, जब नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वो ज्यादा हो जाएंगे नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल से। अब जो सेकंड मेथड है एक फर्स्ट ऑर्डर की पीडी बनाने का, वो क्या है, बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन। कई बार वो ऐसी इक्वेशन लिख के देता है z इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब मैं यहाँ से फर्स्ट ऑर्डर की पीडी कैसे बना सकती हूँ, इसको मैं उधर ले जाऊंगी। तो वो हमारे पास क्या लिख के देगा, वो ऐसे लिख के देता है u इज इक्वल टू एफ ऑफ वी, v इज इक्वल टू एफ ऑफ u, और कई बार ऐसे भी दे देता है। तो अगर मैं यहाँ से पीडी बनाना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, इसको तो मान लेती हूँ u और इसको क्या मान लेती हूँ, v मान लेती, और इस मैट्रिक्स के अंदर पुट कर देती हूँ। इस मैट्रिक्स में क्या आता है हमारे पास, pq-1 ux uy uz vx vy और vz इज इक्वल टू 0। जो यहाँ से इसको सोल्व करने के बाद जो भी पीडी मिलती है वो कैसी होती है हमारे पास, वो हमेशा कैसी होगी, क्वासी लीनियर ही पीडी मिलेगी। इस केस में जब मैं बाय द एलिमिनेशन ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन से फर्स्ट ऑर्डर की पीडी बनाना चाहती हूँ। और जो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी फंक्शन होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, ऑर्डर ऑफ पीडीई के इक्वल, ऑर्डर ऑफ द पीडीई के इक्वल। और इस केस में हमेशा कैसी पीडीई बनती है, क्वासी लीनियर पीडीई बनती है। अब हम बात करेंगे सॉल्यूशन ऑफ द क्वासी लीनियर पीडीई। सॉल्यूशन ऑफ क्वासी लीनियर पीडीई। क्वासी लीनियर पीडीई हमारे पास क्या थी, एक ऐसी पीडी जो पी एंड क्यू के अंदर कैसी होती है, हमारे पास लीनियर होती है। ऐसी पीडी को हम क्या बोलते हैं, क्वासी लीनियर पीडी बोलते हैं। तो जब भी मेरे पास ऐसी कोई भी पीडी दी जाए जो कैसी हो, क्वासी लीनियर हो, तो अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालना चाहती हूँ तो मैं किसका यूज करती हूँ, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन का। जो लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन होती है वो क्या होती है, dx अपॉन p इज इक्वल टू dy अपॉन q इज इक्वल टू dz अपॉन r। जहाँ पर ये p क्या होता है हमारे पास, इस स्मॉल p का कोफिशिएंट होता है। स्मॉल p हमारे पास क्या होता है, वो होता है कर्ल z अपॉन कर्ल x, एंड स्मॉल q हमारे पास क्या होता है, कर्ल z अपॉन कर्ल y। और ये r हमारे पास कैसा हो सकता है, x का, y का और z का, किसी का भी फंक्शन हो सकता है। अगर मैं इस लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना चाहती हूँ तो इसके भी हमारे पास 4 मेथड होते हैं। तो सबसे पहले मेथड में हम क्या करते हैं, किन्हीं भी दो को कंपेयर करते हैं।
और जो भी सॉल्यूशन आता है, एक को तो नाम दे देते हैं u और एक को नाम दे देते हैं v। और ये ऐसे सॉल्यूशन होते हैं जिसमें से कम एक सॉल्यूशन के अंदर तो हमारे पास z की टर्म आनी ही आनी चाहिए, ये नेसेसरी कंडीशन है। और यहाँ से इन दो को भी कंपेयर कर सकते हैं, इन लास्ट वालों को भी कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो मेथड होता है इस लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने का, वो क्या है, मैं किन्हीं भी दो को कंपेयर करूंगी, u एंड v की वैल्यू निकालूंगी और ऐसी वैल्यू निकालूंगी जिसमें कम से कम एक में तो z की टर्म आती ही आती हो, ये कंपलसरी कंडीशन है। और इसके बाद मैं क्या करूंगी, u को f ऑफ v भी लिख सकती हूँ, v को f ऑफ u भी लिख सकती हूँ, या ऐसा भी लिख सकती हूँ। ये सारी क्या होती है, हमारे पास सॉल्यूशन की फॉर्म होती हैं। तो जो सेकंड मेथड होता है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने का, वो क्या होता है, कई बार क्या होता है कि जब भी मैं इन दो को कंपेयर करती हूँ तो ऐसी सिचुएशन बन जाती है जैसे कि यहाँ पर सोल्व करने के बाद मुझे क्या मिल गया, u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और यहाँ पर भी क्या था कि dz अपॉन x माइनस वाई ऐसी कोई टर्म थी। तो मैं क्या करूँगी, इस u इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई को क्या मान लूँगी, एक कॉन्स्टेंट मान लूँगी और इसकी जगह क्या पुट कर दूँगी, कॉन्स्टेंट पुट कर दूँगी। फिर इन दो को कंपेयर करूँगी, एक में तो कॉन्स्टेंट आएगा, एक में वेरिएबल आएगा, तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा इस ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करना। तो ऐसा होता है हमारे पास सेकेंड मेथड। और तीसरा मेथड क्या है लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को सोल्व करने का, कई बार क्या होता है कि यहाँ पर p q एंड r ऐसे बन जाते हैं कि अगर मैं p प्लस q प्लस r करती हूँ तो 0 के बराबर मेरी टर्म आ जाती है। जैसे कि p अगर हमारे पास हो जाए x माइनस वाई, q हमारे पास हो जाए y माइनस z और r हमारे पास हो जाता है z माइनस x। तो जब मैं इनको सोल्व करती हूँ तो हमारे पास क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि यहाँ पर p प्लस 2q प्लस 2r करने से हमें 0 मिलेगा, या कोई भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई करने से हमें 0 मिलेगा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हुआ है, 1 मल्टीप्लाई करना पड़ा है बस। तो इसका मतलब हमारे पास क्या बन जाता है, dx प्लस dy प्लस dz इज इक्वल टू 0 ऐसी फॉर्म बन जाएगी। और यहाँ से हमें क्या सॉल्यूशन मिल जाएगा, x प्लस वाई प्लस z इज इक्वल टू c1 एक सॉल्यूशन बन जाएगा। और फोर्थ केस क्या होता है कि जब भी हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, dx अपॉन dy अपॉन p माइनस क्यू। तो ये जो p माइनस क्यू होता है हमारे पास किसका डिफरेंशियल बन जाता है, इसका ही डिफरेंशियल बन जाता है पूरा का पूरा। तो यहाँ से भी लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन को ऐसे 4 तरीकों से हमारे पास क्या किया जा सकता है, सोल्व किया जा सकता है। सबसे पहले मेथड में क्या होगा कि किन्हीं दो को कंपेयर करके निकालूंगी। और दूसरे केस में क्या होगा कि कई बार जो r के नीचे जो टर्म लिखी रहती है वो क्या होगी, इन दो को सोल्व करने के बाद जो सॉल्यूशन मिलेगा उसके इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से इसको कांस्टेंट मान लूंगी, फिर सोल्व कर सकती हूँ। और तीसरा मेथड क्या कहता है कि p प्लस क्यू प्लस r करने से हमारे पास कैसी टर्म मिल जाती है, 0 टर्म मिल जाती है। और फोर्थ केस क्या होता है, जब मैं इन दोनों को माइनस करती हूँ या इन दोनों को माइनस करती हूँ, जो नीचे वाली टर्म होती है ऊपर वाले का क्या बन जाती है, डिफरेंशियल बन जाती है। तो ये होता है हमारे पास फोर्थ मेथड। अब हम बात करेंगे कॉची प्रॉब्लम की। इंटीग्रल सरफेस, या ऐसा भी लिख के दे देता वो इंटीग्रल सरफेस पासिंग थ्रू ए गिवन करो, गिवन करो। और हम इसको कॉची प्रॉब्लम के नाम से भी जानते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी फर्स्ट ऑर्डर की पीडी दी जाती है, उसकी फॉर्म क्या होती है, पी पी प्लस क्यू क्यू इज इक्वल टू आर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से सोल्व करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा, dx अपॉन p dy अपॉन क्यू इज इक्वल टू dz अपॉन r। ये हमारे पास क्या होती है, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको सोल्व करने के 4 तरीके हैं जो हम डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से 2 सॉल्यूशन निकाल लेंगे, u एंड v। अब हम क्या करते हैं, u को तो c1 मान लेते हैं और v को क्या मान लेते हैं, c2 मान लेते हैं। और यहाँ पर कॉची प्रॉब्लम में क्या दिया जाता है, एक और पैरामीट्रिक कर्व दिए जाते हैं, जैसे कि x इज इक्वल टू एक्स टी, वाई इज इक्वल टू वाई टी और z इज इक्वल टू जेड टी। जो ये हमारे पास सॉल्यूशन निकल के आते हैं, इनमें x y z की टर्म होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इन x y z की टर्म की जगह हम x ऑफ t y ऑफ t z ऑफ t पुट कर देते हैं और हमारी इक्वेशन t में आ जाती है। जैसे यहाँ पर t इज इक्वल टू c1 ऐसा कुछ आ जाता है। और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास क्या आ जाता है, t स्क्वायर इज इक्वल टू c2। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है
कि t की वैल्यू हमारे पास c1 इस इक्वेशन में पुट कर सकती हूँ, तो हमें क्या मिलेगा c1 स्क्वायर इज इक्वल टू c2। लेकिन c1 तो हमारे पास क्या है, u है, तो u स्क्वायर इज इक्वल टू v, ऐसा कुछ फाइनल सॉल्यूशन मिल जाता है। तो इसमें क्या करना होता है, कौशी प्रॉब्लम में हमारे पास जो भी इक्वेशन दी जाती है पहले उसको क्या करेंगे, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन से सोल्व करेंगे, और सोल्व करने के बाद जो भी उसने पैरामीट्रिक कर्व दे रखे हैं उस सॉल्यूशन में पुट करेंगे, और सॉल्यूशन में पुट करने के बाद C1 एंड C2 के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा जहां से हम हमारा सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। यही होती है हमारे पास कौशी प्रॉब्लम। अब हम बात करेंगे यूनिकनेस ऑफ कौशी प्रॉब्लम की। तो सबसे पहले हमारे पास कोई भी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दी जाती है, कैसी, क्वासी लीनियर दी जाती है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक पैरामीट्रिक कर्व भी लिख के दिया है उसने, y इज इक्वल टू वाई टी और z इज इक्वल टू जेड टी। अगर मैं यहाँ से यूनिकनेस ऑफ कौशी प्रॉब्लम के बारे में जानना चाहती हूँ तो क्या करती हूँ, यहाँ पर करती हूँ p x नोट y नोट z नोट। ये x नोट y नोट z नोट क्या है, ये वैल्यू है x नोट y नोट z नोट। मतलब p किसी x y z की टर्म में था तो उसकी जगह मैंने क्या पुट कर दिया है, ये वाली टर्म जो उसने दे के रखी है t की फॉर्म के अंदर, और इसको डिवाइड करती हूँ अगर मैं dx नोट अपॉन dt इज इक्वल टू p x नोट y नोट z नोट अपॉन dy नोट अपॉन dt, यहाँ पर आएगा q इज इक्वल टू r x नोट y नोट z नोट अपॉन dz नोट अपॉन dt। अब हम यूनिकनेस ऑफ कौशी प्रॉब्लम में क्या करते हैं, सबसे पहले जो भी ये उसने दे रखे हैं p q एंड r, और वो क्या करता है, एक पैरामीट्रिक कर्व लिख के देता है। अगर ये जो p है हमारे पास किसका फंक्शन होता है, x y z का, तो इस x की जगह हम क्या पुट कर देते हैं, x नोट y नोट z नोट, और फिर क्या करते हैं, ऐसे ऐसे एक इक्वेशन बनाते हैं। अगर ये तीनों इक्वल आ जाते हैं तो इस केस में हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का केस बनता है। और अगर ऐसा हो कि ये दोनों तो इक्वल आ जाएं लेकिन इसके इक्वल ना आए तो इस केस में हमारे पास क्या सॉल्यूशन बनता है, नो सॉल्यूशन का केस बनता है। और अगर ऐसा हो जाए कि ये दोनों ही आपस में इक्वल ना हो पहले वाले ही, तो इस केस में हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। कैसा सॉल्यूशन बनता है, यूनिक सॉल्यूशन का केस बनता है। तो यही थी हमारे पास यूनिकनेस ऑफ द कौशी प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करेंगे कैरेक्टरिस्टिक कर्व फॉर द सेमी लीनियर पीडी। सेमी लीनियर पीडी हमारे पास क्या थी कि जो पी क्यू के अंदर तो लीनियर होती है और जेड के अंदर लीनियर हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। तो इसका मतलब अगर मैं इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व निकालना चाहती हूँ तो क्या होता है हमारे पास, ये हमारे पास कोई भी पीडी दी गई है। तो सबसे पहले मैं इसके लिए क्या करूँगी, लैग्रेंज ऑक्सिलरी इक्वेशन लिखूंगी। और अगर मैं क्या करना चाहती हूँ, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व फाइंड आउट करना चाहती हूँ तो मैं क्या करूँगी, बस इसको तो रिमूव कर दूंगी और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, dy अपॉन dx इज इक्वल टू q अपॉन p। यही हमारे पास क्या होता है, इसका कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है किसका, सेमी लीनियर पीडीई का। अब हम बात करेंगे नॉन लीनियर पीडीई की। जो नॉन लीनियर पीडीई होती है वो क्या होती है, जो ना तो लीनियर होती है, ना सेमी लीनियर होती है, ना क्वासी लीनियर होती है। मतलब इस तरीके की कोई भी पीडीई क्या कहलाती है, नॉन लीनियर पीडीई कहलाती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की। इसके 4 तरीके के सॉल्यूशन हो सकते हैं। जो सबसे पहला सॉल्यूशन होता है वो तो हमारे पास क्या होता है, कंप्लीट। दूसरा हमारे पास होता है जनरल। तीसरा हमारे पास होता है पर्टिकुलर, और फोर्थ हमारे पास होता है सिंगुलर। जो कंप्लीट सॉल्यूशन होता है उसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन दिया गया हो f(x,y,z) a b इज इक्वल टू 0, अगर वो 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। जैसे कि पहली कंडीशन क्या होती है, अगर ये गिवन पीडी को क्या कर देता है, सेटिस्फाई कर देता है। और दूसरा एक मैट्रिक्स है, जैसे कि मेरे पास fa, fxa, fya, fb, fxb, fyb, इसका रैंक अगर 2 हो जाता है तो ये हमारे पास कैसा सॉल्यूशन बन जाता है, कंप्लीट सॉल्यूशन बन जाता है। और इसमें क्या होता है कि जो नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं वो किसके इक्वल होते हैं, नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। मतलब यहाँ पर क्या है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 2 है। तो इसका मतलब ये किसका सॉल्यूशन बनेगा, एक ऐसी पीडी का सॉल्यूशन बनेगा जिसमें क्या होगा, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल कितने होंगे, 2 होंगे। और जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, जनरल सॉल्यूशन जैसे कि मेरे पास ये एक सॉल्यूशन आ जाता है,
मैं क्या करती हूँ, इसको जी मान लेती हूँ और क्या करती हूँ, इसको ए के विद रिस्पेक्ट टू क्या कर देती हूँ, इसका डेरिवेटिव कर देती हूँ। और यहाँ पर बी को मैं क्या मान लेती हूँ, फाई ऑफ ए, ऐसा मान लेती हूँ कि बी भी मेरा किसी ए का ही फंक्शन है। तो यहाँ पर हमारे पास दोनों इक्वेशन किस में हो जाएंगी, ए में हो जाएंगी। तो यहाँ से मैं जी की वैल्यू निकाल सकती हूँ और ए मेरा कैसा हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो इस तरीके के सॉल्यूशन को मैं क्या कहती हूँ, जनरल सॉल्यूशन। और यहाँ पर तो हमने माना कि बी ए का ही कोई फंक्शन है। अगर मैं बी को अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू दे देती हूँ तो ऐसे सॉल्यूशन को मैं क्या बोलती हूँ, पर्टिकुलर सॉल्यूशन बोलती हूँ। और सिंगुलर सॉल्यूशन क्या होता है, सिंगुलर सॉल्यूशन में हमारे पास कैसे कैसे केस बनते हैं, जैसे कि हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन दिया गया है, अगर मैं इसका सिंगुलर सॉल्यूशन निकालना चाहती हूँ तो क्या करूँगी, एक बार तो इसको डेरिवेटिव करूंगी ए के विद रिस्पेक्ट टू, एक बार इसका डेरिवेटिव करूंगी बी के विद रिस्पेक्ट टू। 3 इक्वेशन आएंगे हमारे पास और तीनों से मैं क्या कर दूंगी, ए और बी को रिमूव कर दूंगी और यहाँ से हमें जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा सॉल्यूशन बनेगा, सिंगुलर सॉल्यूशन बनेगा। तो ये होता है हमारे पास नॉन लीनियर पीडीई के 4 सॉल्यूशन, कंप्लीट, जनरल, पर्टिकुलर एंड सिंगुलर। आप CGPS से भी याद रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे चारपिट मेथड की। चारपिट मेथड क्या होता है, चारपिट मेथड होता है हमारे पास एक इक्वेशन होती है dx अपॉन एफ पी इज इक्वल टू डी वाई अपॉन एफ क्यू इज इक्वल टू डी जेड अपॉन पी एफ पी प्लस क्यू एफ क्यू इज इक्वल टू माइनस डी पी अपॉन एफ एक्स प्लस पी एफ जेड इज इक्वल टू माइनस डी क्यू अपॉन एफ वाई प्लस क्यू एफ जेड। ये हमारे पास क्या होता है, चारपिट मेथड के लिए जो इक्वेशन होती है एक नॉन लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए। अब ये एफ क्या होता है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कोई भी पीडी दी जाती है तो मैं क्या करूंगी, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यहाँ से निकलता है मेरा एफ। तो जब मैं इसको यहाँ पर पुट करती हूँ तो केसेज बन जाते हैं और यहाँ से मेरी P की वैल्यू निकल आती है और Q की वैल्यू निकल आती है। और इस P एंड Q की वैल्यू को मैं क्या करती हूँ, डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई, इस इक्वेशन में पुट कर देती हूँ तो मेरा नॉन लीनियर पीडी का क्या निकल के आ जाता है, सॉल्यूशन निकल के आ जाता है। तो चारपिट मेथड में हम क्या करते हैं, अगर हमारे पास कोई भी इक्वेशन दी जाती है सबसे पहले हम एफ कैलकुलेट करते हैं, फिर इस इक्वेशन में पुट करते हैं, फिर पी एंड क्यू की वैल्यू निकालते हैं और फिर इस इक्वेशन में पुट करने के बाद हमें किसकी इक्वेशन मिल जाती है, जेड की वैल्यू मिल जाती है। तो यही होता है हमारे पास नॉन लीनियर पीडीई का सॉल्यूशन। नॉन लीनियर पीडीई में होते हैं हमारे पास 4 स्पेशल केसेज। अगर हम मान लिया सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, अगर हमारी पीडीई बस P एंड Q के अंदर ही दी गई है, मतलब X Y Z की कोई भी टर्म नहीं है उसके अंदर, जैसे कि हमारे पास ये PD दी गई हो P प्लस क्यू माइनस पी क्यू इज इक्वल टू 0, इस तरीके की कोई भी PD दी गई है तो इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या होगा, डायरेक्ट A प्लस बी माइनस ए बी इज इक्वल टू सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या होगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। और इसमें कोई भी सिंगुलर सॉल्यूशन नहीं एग्जिस्ट करेगा, इस केस में सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा केस मेरा क्या हो सकता है कि ये जो पी क्यू एंड एक्स एंड वाई की टर्म हमारे पास क्या हो सकती हैं, सेपरेट की जा सकती है। जैसे इस तरीके की कोई भी हमारे पास सिचुएशन बन जाए तो मैं क्या करूंगी, इसको ए के इक्वल पुट कर दूंगी, यहाँ से मेरी पी की वैल्यू भी निकल आएगी डायरेक्ट और क्यू की वैल्यू भी निकल आएगी डायरेक्ट। तो यहाँ से मैं जब इसको डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई में पुट करूंगी तो मेरा क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन बन जाएगा। और तीसरा केस क्या होता है, तीसरा केस इसी से रिलेटेड होता है, मतलब अगर मैं कोई भी इक्वेशन दी जाए, अगर उसको मैं इस तरीके से बना सकूं कि P एंड X एंड Q एंड Y की टर्म सेपरेट हो जाएं, तो एक ये मेथड होता है मेरे पास। और इसमें भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। और फोर्थ केस क्या होता है हमारे पास, पी क्यू जेड में हमारे पास कोई भी पी डी दी गई हो, मतलब एक्स एंड वाई की टर्म कैसी हो, अब्सेंट हो, तो उस केस में हम क्या करते हैं, पी को तो डी जेड अपॉन डी यू कर पुट कर देते हैं और क्यू को हम क्या करते हैं, ए डी जेड अपॉन डी यू पुट कर देते हैं। और यहाँ से हम डी जेड इज इक्वल टू पी डी एक्स प्लस क्यू डी वाई इस इक्वेशन के हेल्प से फिर से क्या करते हैं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। तो ये होते हैं हमारे पास इसके 4 केसेज, नॉन लीनियर पीडीई के स्पेशल केसेज, जिनमें किसी में भी सिंगुलर सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता।